नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मानवी की क्लासेस में। आज की वीडियो हड़प्पा सभ्यता पर होगी और ये वीडियो हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 देखें ताकि आपको हड़प्पा सभ्यता अच्छे से डिटेल में समझने में आसानी हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार की विशेषता बताइए। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे मुख्य शहर मोहनजोदड़ो था, उसमें एक स्नानागार मिला है। ठीक है, उसकी विशेषता बतानी है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है 4 मार्क्स में आता है या फिर 8 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना आपको। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में वैसे तो कई सारे स्नानागार मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो में मिलने वाला स्नानागार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार था। ठीक है, सबसे बड़ा स्नानागार, जिसकी लंबाई 11.8 मीटर थी। ठीक है, और चौड़ाई 7.1 मीटर थी और जिसकी गहराई 2.5 मीटर थी। इसकी फ़ोटो बच्चों एक बार देख लो। फ़ोटो देख करके आपको सही से समझ आएगा। जैसे अभी आप किसी गुरुद्वारे में जाते हो ना, तो एक तालाब या एक जलाशय टाइप दिखता है, ठीक उसी तरीके से मोहनजोदड़ो में भी ये स्नानागार बनाया गया था। ठीक है, और इस स्नानागार के तल तक जाने के लिए, यानी कि उसके नीचे तक जाने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक है, स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बनाया गया था और स्नानागार के किनारों को चिपकाने के लिए, ठीक है, स्नानागार के किनारों को चिपकाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। बच्चों, जिप्सम एक प्रकार का पदार्थ होता है जिससे किसी पत्थर को या किसी पदार्थ को चिपकाया जा सकता है। जैसे आप आजकल पीओपी देखते हो ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी तरीके से जिप्सम होता था जिसका प्रयोग किनारों को चिपकाने के लिए किया गया ताकि पानी बाहर न निकले, जलबद्ध करने के लिए। तथा स्नानागार का विशाल रूप देखकर, यानी कि इतना बड़ा स्नानागार देखकर पुरातात्विकों का मानना है कि इसका प्रयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता होगा, यानी कि सभी लोग मिलकर के इसका प्रयोग करते होंगे और वो अनुष्ठानिक कार्यों के लिए, अनुष्ठानिक कार्य यानी कि जो तीज त्योहार पर कार्य किए जाते हैं ना, ठीक उसी तरीके के कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता होगा। जैसे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व आर्थिक भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले साक्ष्यों की व्याख्या करें। यानी कि वो साक्ष्य बताने जो आर्थिक और सामाजिक भिन्नता बताते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले समझो आर्थिक और सामाजिक भिन्नता क्या होती है। हर समाज में कोई अमीर व्यक्ति होता है और कोई गरीब व्यक्ति होता है। ठीक है, तो वो क्या हुई, वो आर्थिक असमानता हुई। ठीक है, दूसरा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, यानी कि किसी को समाज में ज़्यादा सम्मान मिलता है और किसी को कम मिलता है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सामाजिक भिन्नता है। हमें उन साक्ष्यों का पता हमें उन साक्ष्यों के बारे में बताना है जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक भिन्नता के बारे में बताते हैं। दो इम्पोर्टेंट साक्ष्य हैं जो जानकारी देते हैं। सबसे पहला आता है समाधान। समाधान बेसिकली बच्चों, जब इंसान के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब उसको दबा दिया जाता है और जो कब्र बनाई जाती है उसको ही समाधान कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ समाधानों से तो कीमती वस्तुएं मिली हैं, ठीक है, और कुछ समाधानों से कुछ भी नहीं मिला। तो इससे आप समझ गए होंगे, जिन समाधानों से कीमती वस्तुएं मिली वो अमीर लोगों की कब्रें होंगी, समाधान होंगे, और जिन समाधानों से कुछ नहीं मिला वो गरीब व्यक्तियों की कब्रें होंगी। नेक्स्ट बच्चों, विलासी वस्तुएं। देखो बच्चों, विलासी वस्तुएं वो होती हैं ना जो किसी महंगे पदार्थ से बनी हुई होती हैं, ठीक है, और जिनकी कीमत काफ़ी महंगी होती है, बहुमूल्य होती है वो, यानी कि महंगी वस्तुएं, कीमती वस्तुओं को ही विलासी वस्तुएं कहा जाता है। तो जिन व्यक्तियों के पास विलासी वस्तुएं होंगी या जिस शहर में विलासी वस्तुएं ज़्यादा मिली होंगी वो शहर अमीर होगा, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा विलासी वस्तुएं मिली होंगी वो व्यक्ति अमीर होगा। ठीक है, इसका सिंपल सी बात पता चलती है। इसका एक उदाहरण मिलता है बच्चों हड़प्पा सभ्यता से। फ्योन्स, फ्योन्स एक विलासी वस्तु था हड़प्पा सभ्यता की। फ्योन्स एक पदार्थ था जिससे मिट्टी जिससे बर्तन वर्तन बनाए जाते थे, तो वो काफ़ी महंगे होते थे। तो बच्चों फ्योन्स एक विलासी वस्तु था। मोहनजोदड़ो से तो काफ़ी मात्रा में मिला लेकिन कालीबंगन से नहीं मिला, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है बच्चों कि मोहनजोदड़ो अमीर शहर था हड़प्पा सभ्यता का, और जो कालीबंगन था वो उतना अमीर शहर नहीं था, वो गरीब शहर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्योन्स क्या है? ये 1 नंबर में आता है, तो इसको भी जान लेते हैं। बच्चों देखो, फ्योन्स बेसिकली बच्चों एक पदार्थ था, ठीक है, और वो घिसी हुई रेत तथा चिपचिपे पदार्थ से मिलकर बना होता था, जिससे विभिन्न पात्र बनाए जाते थे। और वो उन पात्रों का प्रयोग जैसे कुछ परफ्यूम टाइप रखने के लिए किया, या महंगी चीज़ें रखने के लिए उन पात्र मतलब बर्तन टाइप, उनका यूज़ किया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, शिल्प उत्पादन करने के लिए हड़प्पा सभ्यता में किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? शिल्प बेसिकली बच्चों हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे मनके, जिनसे माला बनाई जाती है, ठीक है, और ईंट हो गई, मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, वो सारी शिल्प वस्तुओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि उन सारी शिल्प वस्तुओं को बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर है बच्चों कॉर्नियल। कॉर्नियल एक प्रकार का पदार्थ था जिससे मनकों को और भी अन्य जो शिल्प वस्तुएं थी उनको कलर दे दिया जाता था, रंग दे दिया जाता था। जैस्पर, क्वार्टेज, तांबा, कांसा, सेलखड़ी, ये सारे पदार्थ यूज़ किए जाते थे वहाँ पर मन के मोहरे बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में मन के किस प्रकार से बनाए जाते थे? यानी कि वो जिनसे माला बनती थी ना जुड़ करके, वो किस प्रकार से बनाए जाते थे? देखो बच्चों, मन के बनाने की ना अलग अलग विधियाँ थी। सारे मन के एक तरीके से नहीं बनते थे, अलग अलग प्रकार के मन के होते थे, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की उनको बनाने की विधियाँ थी। जैसे सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था जिस पर कार्य आसानी से किया जा सकता था और मन के बनाए जा सकते थे। और क्या किया जाता था बच्चों, पत्थरों को ढोलाकार, बेलनाकार, चक्राकार आदि भागों में खंडित कर दिया जाता था और उन पर चित्रकारी कर दी जाती थी। यानी कि गोलाकार गोल काट दिया, किसी को ढोलाकार कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और किसी को चक्राकार काट दिया, चकोर भाग में काट दिया। उनको अलग अलग प्रकार के भागों में काटकर चित्रकारी उन पर कर दी जाती थी। इस तरीके से भी मनके बनाए जाते थे। कुछ मनकों को बच्चों सेलखड़ी चूर्ण, यानी कि जो पत्थर था ना सेलखड़ी, उसके चूर्ण को, यानी कि उसके चूर्ण को लेप बनाकर सांचों में डाल दिया जाता था। अलग अलग सांचों में डाल करके मनके तैयार कर लिए जाते थे, ठीक है। और उन मनकों को कॉर्नियल के द्वारा रंग दे दिया जाता था। कॉर्नियल डालकर आग में पकाया गया और उनको लाल पीला रंग दे दिया गया। इस तरीके से वहाँ पर मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता था? देखो, शिल्प उत्पादन करना है, मन के मोहरे माट बनाने हैं, अलग अलग पदार्थ से बनेंगे, तो वो अलग अलग पदार्थ यानी कि कच्चा माल कहाँ कहाँ से आएगा ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में वही जानना है। तो इसका आंसर है बच्चों, जो लकड़ी और पत्थर होते थे वो तो स्थानीय स्तर पर मिल जाते थे, यानी कि उनके घरेलू स्तर ही आसपास के शहर और गांव से ही मिल जाते थे, तो उसके लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता था। विशेष पदार्थों के लिए अन्य शहरों से संपर्क बनाया जाता था। विशेष पदार्थ जैसे कि कोई शंख हो गया या विशेष प्रकार का पत्थर हो गया, उसके लिए वो शहर से बाहर जाते थे। बाहर वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ियों का भी यूज़ करते थे, नाव का भी यूज़ करते थे। जो हड़प्पा की मोहरें मिली है ना, उन पर कई सारी नाव के चित्र भी मिले हैं। और बच्चों, जिस स्थान से कच्चा माल प्राप्त होता था वहाँ पर हड़प्पा वासी अपनी बस्ती बसा लेते थे। बस्ती बसाने के पीछे कारण था क्योंकि रोज़ रोज़ ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल था। वो बस्ती बसाते थे, वहाँ पर कच्चा माल इकट्ठा करते थे, एकत्रित करते थे और अपने लोगों को फिर उसका आदान प्रदान करते रहते थे। अगला पॉइंट है बच्चों, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासी अभियान भेजते थे। देखो बच्चों, जब कच्चा माल दूर दूर तक फैला हो ना और उसका पता ना हो कहाँ कहाँ पर है, तो उसके लिए अभियान भेजे जाते हैं। अभियान का मतलब कि जाओ और खोज करके लाओ। तो हड़प्पा वासी क्या करते थे, कुछ लोगों का ग्रुप होता था, वो अलग अलग शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ पर कच्चा माल ढूंढते थे, ठीक है, और ढूंढने के बाद जब मिल जाता था तो उसको अपने शहरों में ला करके कच्चा माल फिर उससे शिल्प वस्तुएं तैयार करते थे, ठीक है। तो अभियान भी भेजे जाते थे। इसका उदाहरण मिलता है जैसे खेतड़ी अंचल एक क्षेत्र है, ठीक है। खेतड़ी अंचल एक जगह है, वहाँ पर तांबे के लिए अभियान भेजे गए। दक्षिण भारत में सोने के लिए अभियान भेजे हड़प्पा वासियों ने। और बच्चों, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क बनाया जाता है। सुदूर क्षेत्र का मतलब जो बहुत दूर बसे हैं, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, ओमान, सीरिया, इराक, मिस्र, ऐसे ऐसे देशों से भी संबंध बनाया जाता था, ठीक है, ताकि कच्चा माल प्राप्त किया जा सके। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध सुदूर क्षेत्रों से था, व्याख्या कीजिए। यानी कि हड़प्पा वासी जो लोग थे वो दूर दूर के क्षेत्रों से अपना व्यापारिक संबंध बताते थे, इसके बारे में बताना है।
तो जान लेते हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर, इराक, ओमान आदि लोगों से था। ठीक है, यानी कि दूर दूर के देशों से इन्होंने संबंध बनाया हुआ था। देखो बच्चों, हिस्ट्री में जब भी कोई भी बात कही जाती है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ साक्ष्य होते हैं। ठीक है, हमें साक्ष्यों से जानकारी मिलती है और हम तब कोई बात कह पाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे साक्ष्य होंगे जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध था वो सुदूर क्षेत्रों से था। ठीक है, तो हमें वही साक्ष्य बताने हैं अब कि वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जो इस बात को बताते हैं कि हड़प्पा वासी सुदूर क्षेत्रों से अपना व्यापारिक संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में ओमान का तांबा मिला है। ओमान एक देश है, ठीक है, वहाँ से लाया हुआ तांबा हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, जिसमें निकेल के अंश पाए गए हैं। निकेल एक प्रकार का पदार्थ होता है। जो भारत में तांबा मिलता है ना, उसमें निकेल के अंश नहीं होते। ठीक है, लेकिन ओमान में जो तांबा मिलता है उसमें निकेल के अंश होते हैं। तो हमें पता चलता है जो हड़प्पा सभ्यता में तांबा आया वो कहाँ से आया, ओमान से आया, क्योंकि उसमें निकेल के अंश मिले हैं। ओमान से हड़प्पा में बना मर्तबान मिला है। ठीक है, मर्तबान यानी कि मिट्टी का बर्तन, वो ओमान से मिला है, जिस पर काले रंग की परत चढ़ाई गई है। ठीक है, एक अजीबोगरीब टाइप का एक मर्तबान मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता में बनाया गया था, और कहाँ पर मिला है, ओमान में। उस पर काली परत चढ़ाई गई है। काली परत चढ़ाने के पीछे एक कारण है, ताकि जो तेल या किसी अन्य पदार्थ के रिसाव को रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मन के बांट मिले हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने 11th में अच्छे से पढ़ी होगी। वहाँ से हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी और मन के थे और बांट कहाँ से, वो मेसोपोटामिया से मिले हैं। और साक्ष्य हैं बच्चों जो ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध सुदूर क्षेत्रों से रहा था, वो था मेसोपोटामिया के जो लेख हैं, यानी कि उसकी लिपियाँ। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि पढ़ी जा चुकी है। तो उनके लेखों में ना हड़प्पा सभ्यता के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो शब्द है महलुआ, जिसका अर्थ है नाविकों का शहर। ठीक है, तो इससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता का संबंध दूर के क्षेत्रों से रहा होगा। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उन पर नाव के भी चित्र मिलते हैं। ठीक है, और नाव का प्रयोग दूर क्षेत्रों तक जाने के लिए, उनसे व्यापार करने के लिए प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की जानकारी दीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आता है, इसको ध्यान से सुनना। तो देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि रहस्यमय लिपि कहा जाता है। रहस्यमय क्यों? क्योंकि इसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है, हड़प्पा लिपि को नहीं पढ़ा जा चुका, इसीलिए इसको रहस्यमय लिपि कहा जाता है। हड़प्पा की लिपि भी रहस्यमय है क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा चुका। दूसरा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। ठीक है, जिसमें 375 से लेकर 400 से अधिक चित्र थे। देखो बच्चों, लिपि 2 तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है वर्णात्मक, जैसे कि अभी जो हम पढ़ते हैं ना वो वर्णात्मक होता है। अगर हमने घोड़ा लिखना है तो हम वर्णों का प्रयोग करके घोड़ा लिख देंगे। ठीक है, एक होती है लिपि चित्रात्मक, जिसमें चित्रों के माध्यम से समझाया गया जाता है। यदि हमें घोड़ा लिखना है तो हमें घोड़ा चित्रों के माध्यम से बना करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो चित्रात्मक लिपि होती है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें 375 से लेकर के 400 तक चित्र थे। और बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस तरीके से लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर। दूसरा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के विषय में कम जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका। ठीक है, अगर लिपि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ ली गई होती तो इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होती अभी तक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के बांट की विशेषता बताइए। बांट आप सबको पता होगा, व्यापार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में भी बांट मिले हैं, उनकी विशेषता बतानी है। तो देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो बांट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे। कौन से पत्थर से? चर्ट नामक पत्थर से। ठीक है, बांट पर किसी भी प्रकार का चित्र नहीं होता था। देखो बच्चों, मोहरों पर तो बहुत सारे चित्र मिले, लेकिन बांट पर कोई चित्र नहीं होता था। बांट घनाकार के होते थे। ठीक है, घनाकार, घन का मतलब क्यूब, इस टाइप से। ठीक है, देखो बच्चों, मनकों पे तो चित्र भी मिले हैं और बांट पर कोई चित्र नहीं मिला। ठीक है, मनकों का आकार अलग अलग होता था, कोई ढोलाकार है, गोलाकार है, बेलाकार है, लेकिन बांट सिर्फ एक आकार के होते थे, वो थे घनाकार। और हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों में बांट एक ही अनुपात के मिले हैं, यानी कि उनका तौल और उनका आकार, उनका साइज सब एक समान मिला है। हड़प्पा सभ्यता यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के दयामाबाद तक और इधर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के, इतनी बड़ी सभ्यता में हर जगह बांट एक जैसे मिले हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा,
उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, या पुरातात्विक हड़प्पाई समाज के उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से करते हैं। देखो बच्चों, उत्पादन केंद्र वो जगह होती है जहाँ पर किसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे जो शिल्प वस्तुएं थी, मन के मोहरे बांट, इन वस्तुओं का जहाँ पर उत्पादन किया जाता था उनको उत्पादन केंद्र कहा जाता था। ठीक है, तो पुरातात्विक किस प्रकार से पता लगाते थे कि ये उत्पादन केंद्र है या नहीं। ठीक, तो देखो बच्चों इसका आंसर, पुरातात्विक उत्पादन केंद्रों की पहचान करने के लिए कुछ साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। वो साक्ष्य हैं बच्चों, औजार, कच्चा माल और कूड़ा करकट। ठीक है, देखो बच्चों, जहाँ पर औजार, जिस स्थान से औजार बड़ी मात्रा में मिले या मिलते हैं उन्हें उत्पादन केंद्र मान लिया जाता है, क्योंकि उत्पादन केंद्रों में ही अधिकतर औजारों का प्रयोग किया जाता होगा। दूसरा बच्चों, कच्चा माल। ठीक है, जिस जगह से बच्चों कच्चा माल बड़ी मात्रा में मिलता है उस स्थान को भी उत्पादन केंद्र मान लिया जाता है, क्योंकि कच्चा माल कहाँ पर उपस्थित होता है, जहाँ पर कच्चे माल से कुछ उत्पादन किया जाना हो। ठीक है, तीसरा साक्ष्य बच्चों, कूड़ा करकट। देखो बच्चों, जब कच्चे माल से तैयार माल किया जाता है तो उसमें से कुछ कूड़ा करकट भी बचता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर वस्तुओं का कूड़ा करकट अधिक मात्रा में मिलता है उसे भी उत्पादन केंद्र मान लिया जाता है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करो, जब आप कहीं घूमने गए हों और किसी फैक्ट्री के पास से गुजरे हो तो आपको वहाँ पर कूड़ा करकट ज़्यादा दिखता होगा और आपको पता चल जाता है कि ये फैक्ट्री किस चीज़ की है। ठीक उसी तरीके से पुरातात्विक भी कूड़ा करकट का प्रयोग करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह उत्पादन केंद्र था या नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति होने से पहले होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों, 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, वो अपने लास्ट पर थी, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का मतलब वहाँ लोग नहीं मर गए थे बच्चों, वहाँ पर उनका नगरीकरण खत्म हो गया था। हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीकरण के लिए जानी जाती थी, अपनी इमारतों के लिए जानी जाती थी, अपने ईंट और मनकों के लिए जानी जाती थी। वो सारा बनना और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने से पहले कुछ परिवर्तन देखने को मिले। वो परिवर्तन थे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में मन के मोहरे बांट इत्यादि बनना कम हो गए। ठीक है, एक तरीके से बंद ही हो गए। लंबी दूरी का व्यापार समाप्त हो गया। सार्वजनिक इमारतें बनना बंद हो गई, जैसे स्नानागार और माल गोदाम होते थे ना, वो सारी चीज़ें बनना बंद हो गई। मानकीकृत बांट की जगह, यानी कि जो बांट हर जगह चलता था, ठीक है, उसकी जगह स्थानीय बांट का प्रयोग होने लगा। लोगों ने अपने अपने बांट बना लिए। तो ये भी कुछ जो परिवर्तन थे ये देखे गए हड़प्पा सभ्यता के अंत होने से पहले। एक क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ होगा। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ, तो कोई एग्जैक्ट हमें रीज़न नहीं पता चलता हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे पुरातात्विक कुछ अनुमान लगाते हैं। ठीक है, वो अनुमान है बच्चों की प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, जैसे भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ। ठीक है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती रहती थी वहाँ पर, तो शायद कोई प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ की हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई हो, या कोई महामारी, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है ना, ठीक उसी तरीके की कोई महामारी फैल गई हो जिसने हड़प्पा सभ्यता का अंत किया हो, या अकाल पड़ा हो, जलवायु परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन भी तो होता है ना, गर्मी सर्दी कभी, तो जलवायु परिवर्तन हुआ उसके कारण। अत्याधिक वनों की कटाई, क्योंकि वो नाव बनाने के लिए वनों की कटाई करते थे, तो ज़्यादातर उन्होंने वन काट दिए जिसके कारण मौसम चेंज हो गया और हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ हो, ऐसा भी माना जाता है। बाहरी आक्रमण, शायद हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ हो जिसके कारण उनका अंत हुआ। ठीक है, और केंद्रीकृत सत्ता की समाप्ति, यानी कि जो राजा होता था या कोई सरकार होती थी वहाँ पर, शायद उसका अंत हो गया हो जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तो ये सारे बच्चों अनुमान हैं, इन पर किसी पर भी फोकस्ड नहीं रहा जा सकता। ठीक है, अनुमान ऐसा माना जाता है, पुरातात्विक अनुमान देते हैं कि शायद इन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कनिंघम का भ्रम क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसलिए इसे जानना है। देखो बच्चों, कनिंघम ना भारतीय इतिहास के पुरातात्विक सर्वेक्षण जर्नल थे। ठीक है, यानी कि वो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे विभिन्न साक्ष्यों से। ठीक है, लेकिन कनिंघम भारतीय इतिहास को जानने में चूक कर गए, यानी कि भारतीय इतिहास को सही से समझ नहीं पाए। वो ये समझने में चूक कर गए कि भारतीय इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है और कितना पुराना है। ठीक है, जिसे कनिंघम का भ्रम कहा जाता है। बच्चों, उसके कुछ कारण थे जिसके कारण कनिंघम भारतीय इतिहास को जानने में चूक कर गए। वो कारण थे, कनिंघम भारतीय इतिहास को जानने के लिए ना अभिलेखों का यूज़ करते थे, विदेशी वृत्तांतों का यूज़ करते थे। लेकिन बच्चों, जिस टाइम हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम कोई भी अभिलेख नहीं लिखा गया।
कोई भी बाहर से यात्री नहीं आया जिसने हड़प्पा सभ्यता पर लेख लिखे हों, ठीक है। तो उनको पता ही नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता भी नाम की कोई चीज़ थी। उनका मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी से हुई है, ठीक है। गंगा घाटी जहाँ से महाजनपद शुरू हुए थे ना, यानी कि गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, ठीक है, महाजनपद से शुरुआत हुई है। दूसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो वो ये समझने में चूक कर गए कि भारतीय इतिहास इतना पुराना होगा, 4,500 साल पुराना होगा। वो इस बात को समझ नहीं पाए। कनिंघम क्या करते थे बच्चों, कनिंघम हड़प्पा सभ्यता में जो साक्ष्य मिलते थे उनकी अनदेखी कर देते थे। हड़प्पा सभ्यता से जो भी साक्ष्य मिले, मोहरे मिले, मनके मिले, वो कहते थे यार ये इतना पुराना नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा, महाजनपदों से ही मिली हुई होगी। यानी कि उनको भी समझने में वो चूक कर गए। उनसे जो सही जानकारी मिल रही थी वो समझ नहीं पाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक किन किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, आज से 4,600 साल पुरानी जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है, कुछ स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो वो कुछ स्रोत हैं बच्चों, खुदाई में मिले भवन, ठीक है, जो भवन खुदाई में मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे, घर कैसे बनते थे। औजार जो मिलते हैं बच्चों, उनसे पता चल जाता है कि इनका किन किन धातुओं का उनको ज्ञान था, किस तरीके से औजारों का यूज़ किया जाता था। कुछ मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियों से भी जानकारी मिलती है, ठीक है। मूर्तियों से जानकारी मिलती है कि उनके ड्रेसिंग स्टाइल किस तरीके से था। और बच्चों समाधान से जानकारी मिलती है कि कौन अमीर था, कौन गरीब था, सामाजिक आर्थिक भिन्नता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। क्योंकि समाधान से कई सारी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि वहाँ पर कौन कौन से पशु पाले जाते थे, किन किन पशुओं का शिकार किया जाता था। कूड़ा करकट से बच्चों उत्पादन केंद्रों की पहचान होती है। क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की व्याख्या कीजिए, यानी कि वो किन किन चीज़ों को पूजा करते थे और किन किन की नहीं। देखो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक पुरुष देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। इस पुरुष देवता की मैं आपको फोटो भी स्क्रीन पर आएगी, वो देखो, ठीक है। एक पुरुष देवता की पूजा करते थे जिसको एक मोहर पर दिखाया गया है, ठीक है। और वो एक योगी की मुद्रा में बैठा, उसके सर से सींग निकले हुए हैं। पुरातात्विक ऐसा मानते हैं कि शायद इसकी पूजा की जाती होगी। और बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग व योनि की भी पूजा करते हैं। उसके साथ साथ बच्चों, हड़प्पावासी वृक्ष तथा पशुओं की भी पूजा करते थे, ठीक है। और बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से ना एक मूर्ति मिली है जो कि बहुत ज़्यादा आभूषणों से लदी हुई है, ठीक है। पुरातात्विकों का ऐसा मानना है कि वो मातृ देवी थी जिसकी हड़प्पावासी पूजा करते थे। तो बच्चों, आज का आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और बच्चों, हमारी वीडियो की कोई भी कमियां हैं या आपको कुछ अच्छा लगा हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे हमें बच्चों मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।